प्रोस्थेसिस। अब हर प्रोसीजर में आपको प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है जिसमें ये सर्जरी की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपकी अगर जो पूरी रिज है वो कैसी है, यू शेप की है। अगर रिज आपकी प्रॉपर्ली यू शेप की है तब देयर इज नो नीड फॉर एनी प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी। अगर कोई भी पेशेंट को कोई भी रिज में कोई भी बोनी एलिवेशन नहीं है, बोनी प्रोमिनेंस नहीं है, ना ही कोई बोनी प्रोमिनेंस हो और ना ही कोई सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ हो, नो सॉफ्ट टिश्यू प्रोमिनेंस, ठीक है। तो ये इसके अलावा पेशेंट को और कोई भी क्या होनी चाहिए, पैथोलॉजी नहीं होनी चाहिए, नो पैथोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी जैसे कोई भी पेशेंट को सिस्ट ट्यूमर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो पेशेंट को कोई भी पैथोलॉजी नहीं हो, कोई भी सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई बोनी प्रोमिनेंट, रिज कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर्ली यू शेप की होनी चाहिए, ठीक। तो अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो फिर प्री प्रोस्थेटिक की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी एब्सेंट है, बाय चांस कुछ भी बोनी प्रोमिनेंस है, तो उस टाइम पे प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी की नीड रहती है। अब ये जो प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी रहती है, प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी में कौन कौन से प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी रहती है उसमें भी उसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहले जो होती है सिंपल टाइप की, सिंपल टाइप की प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी अगर आप उसको एलए के अंडर ही कर रहे हो, मतलब पेशेंट को जीए देने की जरूरत नहीं है, उसे आप एलए में ही परफॉर्म कर रहे हो, तो वो कौन सा प्रोसीजर हो जाएगा आपका, सिंपल। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपकी कौन सी होती है, सिंपल, ठीक है। दूसरी प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी कैसी, अगर पेशेंट को जीए की नीड है, मतलब अंडर जीए कर रहे हो, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, एडवांस, ठीक है। तो अगर प्रोसीजर के हिसाब से बात करें तो सिंपल कैसी है, अंडर एलए, और एडवांस कैसी है आपकी, अंडर जीए, ठीक है। फिर अगर कोई भी आपकी प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी है, अगर वो कैसी है, अगर आप सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ को रिमूव कर दे तो वो आपकी कौन सी सर्जरी हो जाएगी, सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, एडवांस में सॉफ्ट टिश्यू। और अगर आप हार्ड टिश्यू को रिमूव कर रहे हो तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी, हार्ड टिश्यू, ठीक है। ये अब इसके अलावा एक और टाइप होता है कि आप सर्जरी में क्या कर सकते हो, सर्जरी में आप रिज में क्या क्या कर सकते हो। अगर आप रिज की लेंथ को इंक्रीज कर रहे हो, रिज में क्या हो जाता है, रिजॉर्प्शन हो जाता है, बोनी रिजॉर्प्शन। तो अगर रिज में रिजॉर्प्शन है और रिज की हाइट को इंक्रीज कर रहे हो तो वो क्या होता है आपका, ऑग्यूमेंटेशन, क्या कहते हैं उसे, रिज ऑग्यूमेंटेशन, ठीक है। अगर रिज की हाइट इंक्रीज नहीं कर रहे हो, बस उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन कर रहे हो, बाय चांस वही नहीं कुछ भी बोनी प्रोमिनेंस वगैरह उसे ठीक कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिज करेक्शन, ठीक है। किसी किसी की रिज क्या होती है, बहुत ही पैलेट ऐसा होता है, बहुत ही नैरो होता है, ठीक है। मींस पैलेट क्या रहता है, इतना ज्यादा नैरो रहता है कि ऐसा पैलेट आपका जो रिज है वो कैसी होनी चाहिए, यू शेप की रिज होनी चाहिए, ठीक है। अब बाय चांस आपकी रिज क्या है, वो यू शेप की नहीं है, क्लासिफिकेशन का सबसे पहला टाइप कौन सा होता है, सिंपल। अगर आप कोई भी सर्जरी एलए के अंडर ही कर रहे हो तो कौन सी सर्जरी हो जाएगी, सिंपल। अगर उसी को जीए के अंडर कर रहे हो तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, एडवांस, ठीक। फिर एडवांस में भी क्या है, अगर किसी सॉफ्ट टिश्यू को रिमूव कर रहे हो तो वो सॉफ्ट टिश्यू, और अगर हार्ड टिश्यू को ठीक कर रहे हो तो कौन सी हो जाएगी आपकी, हार्ड टिश्यू। अब होता है अगर आप रिज की हाइट को इंक्रीज कर रहे हो, ऑग्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन हाइट। अगर रिज की हाइट क्या है, कम है, रिजॉल्व रिज है, उसकी हाइट इंक्रीज कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, रिज ऑग्यूमेंटेशन। एक होता है रिज करेक्शन, रिज करेक्शन क्या है, रिज आपकी कैसी है, इरेगुलर है, ठीक है, उसमें अंडरकट्स वगैरह हैं, तब क्या करोगे, रिज करेक्शन। नेक्स्ट होता है आपका रिज एक्सटेंशन। रिज एक्सटेंशन में क्या है कि अगर आपकी रिज नॉर्मल क्या है, यू शेप की है, बाय चांस आपकी रिज ऐसे वी शेप की है, नैरो है, तो इसको आप थोड़ा सा क्या करोगे, एक्सटेंड, यहाँ से कट करेंगे, जैसे ये थोड़ा सा क्या है, यू शेप है, तो वो आपका क्या हो जाता है, रिज एक्सटेंशन।
और कुछ कंडीशन में अपन क्या करते हैं, रिच को प्रिजर्व करने की भी कोशिश करते हैं। मींस अगर जितनी ग्रोथ हो गई है, मींस जितना रिजॉर्प्शन हो गया उससे ज्यादा रिजॉर्प्शन नहीं हो, रिच को प्रिजर्व करना है। तो लास्ट प्रोसीजर कौन सा होता है, रिच प्रिजर्वेशन। लिखते जाओ आप लोग। ठीक है, एल्वियोलोप्लास्टी, एल्वियोलो मतलब आपकी एल्वियोलर बोन, और प्लास्टी का मतलब क्या होता है, कंटूरिंग। ठीक है, कंटूरिंग मतलब उसको कंटूर, बस प्रॉपर शेप दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो सबसे कॉमन जो टेक्निक, मतलब पेशेंट में सबसे ज्यादा क्या परफॉर्म होता है, एक्सट्रैक्शन। और एक्सट्रैक्शन के बाद जो मोस्ट कॉमन सर्जिकल टेक्निक जो पेशेंट में परफॉर्म होती है वो कौन सी होती है, आपकी एल्वियोलोप्लास्टी। ठीक है, तो पहली कौन सी हो गई, एल्वियोलोप्लास्टी। दूसरी प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी और क्या कर सकते हो, पेशेंट को वो रहती है ग्रोथ, टोराई। क्या बोलते हैं उसको, टोराई। टोराई का मतलब क्या होता है, कोई भी बोनी एलिवेशन है पेशेंट को, बोनी एलिवेशन। अब ये टोराई कहाँ कहाँ हो सकते हैं, अगर ये टोराई कहाँ पे है, पैलेट में है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, पैलेटल टोराई। ये पैलेटल टोराई काफी इंपॉर्टेंट है, इससे शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, और दूसरा अगर जो मोस्ट कॉमन, मैक्सिलर में सबसे ज्यादा कॉमन प्लेस कौन सी है टोराई होने की, पैलेट होती है। और अगर मैंडिबुलर की बात करें तो मैंडिबुलर में कहाँ होती है आपकी ये, लिंगुअल सरफेस। ठीक है, तो उसे आप क्या बोलोगे, लिंगुअल टोराई। तो टोराई जो मेन दो कॉमन होते हैं कौन कौन से हैं, पैलेटल एंड लिंगुअल टोराई। पैलेटल किस में होता है, मैक्सिलरी में, और लिंगुअल आपका मैंडिबुलर में। ठीक है, इसे ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मैक्सिलरी टोराई। तो मैक्सिलरी टोराई में आप क्या लिखोगे, पैलेटल। और अगर मैंडिबुलर पूछा तो कौन सा है वो, लिंगुअल। मतलब वहां पे क्या हो जाएगी, ऐसे बोनी ग्रोथ हो जाएगी। सपोज ये आपकी रिज है, मैंडिबुलर रिज है, लिंगुअल, यहाँ पे अगर कोई ऐसे बोनी ग्रोथ हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिंगुअल टोराई। और ये आपका अगर पैलेट है, पैलेट में अगर कोई ग्रोथ हो गई है मिड में, तो वो आपका कौन सा टोराई होगा, पैलेटल टोराई। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इसमें और क्या आता है, वेस्टिब्यूलोप्लास्टी। वेस्टिब्यूलोप्लास्टी क्या होती है, अगर ये जो आपकी ये वेस्टिब्यूलर एरिया देखो जो टंग से ज्यादा, ठीक है, लेबियल वेस्टिब्यूल, पीछे होता है बक्कल वेस्टिब्यूल। अब क्या होता है, किसी किसी के वेस्टिब्यूल क्या होते हैं, ज्यादा डीप नहीं होते। अब ज्यादा डीप नहीं होंगे तो आपका जो डेंचर है, डेंचर वहां पे बैठेगा नहीं। सपोज अगर डेप्थ नहीं होगी वेस्टिब्यूल की, ये डेप्थ नहीं है, डेंचर ऐसे, तो अगर कम डेप्थ है तो डेंचर क्या हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, रिटेंशन नहीं मिलेगा। और वही अगर ज्यादा डेप्थ में है तो प्रॉपर रिटेंशन रहेगा। तो किसी किसी के वेस्टिब्यूल क्या होते हैं, काफी शैलो होते हैं। अभी देखो आपकी टंग कितनी अंदर जा रही है, काफी इतनी टंग जाती है, लेकिन हो सकता है किसी की सिर्फ इतनी सी टंग जा रही हो, थोड़ा सा। तो वेस्टिब्यूल की अगर आपको डेप्थ बढ़ानी है तो उसको आप क्या बोलते हो, वेस्टिब्यूलोप्लास्टी। मतलब वेस्टिब्यूल
अब एल्वियोलोप्लास्टी में जो सबसे फर्स्ट मेथड होता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, वो कौन सी एल्वियोलोप्लास्टी होती है? कंप्रेशन। कंप्रेशन एल्वियोलोप्लास्टी क्या होती है? सपोज पेशेंट का एक्सट्रैक्शन किया, ठीक है, जैसे ही आप पेशेंट का एक्सट्रैक्शन करते हो उसके बाद फिंगर से सॉकेट को क्या करते हो? थोड़ा सा कंप्रेस करते हो, ठीक। सर वो रोक दीजिए थोड़ा सा, मैंडिबल निकाल। प्रोसीजर जो मोस्ट सिंपलेस्ट प्रोसीजर है एल्वियोलोप्लास्टी का, वो होता है कंप्रेशन एल्वियोलोप्लास्टी। कंप्रेशन एल्वियोलोप्लास्टी क्या होती है? देखो ये आप लोगों का सॉकेट है, ठीक है, सपोज ये पेशेंट का एक्सट्रैक्शन, ठीक है, मान लो ये सॉकेट है। तो जब आप पेशेंट का एक्सट्रैक्शन करोगे, आफ्टर एक्सट्रैक्शन आप फिंगर से स्लाइट प्रेशर से सॉकेट को क्या करोगे? कंप्रेस करोगे, ठीक है। मींस क्या करोगे? आप ये फिंगर लोगे, ये आपका सॉकेट है, सॉकेट को थोड़ा सा क्या करोगे? कंप्रेस करोगे, ठीक है, बहुत तेज से नहीं करना है कि फ्रैक्चर ही कर दिया। स्लाइट प्रेशर से सॉकेट को क्या करोगे? कंप्रेस करोगे, तो ये सॉकेट की जो डेप्थ है ये पूरी बिट ये हल्की सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी स्लाइटली। तो हीलिंग क्या होगी? प्रॉपर होगी, और वहाँ पे बाय चांस कोई एलिवेशन भी है तो वो भी आपके कंप्रेशन से क्या होगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रोसीजर होता है, जो मोस्ट कॉमन होता है, हर एक्सट्रैक्शन के बाद आपको ये करना ही करना है। जब भी आपने एक्सट्रैक्शन किया, एक्सट्रैक्शन के बाद आपकी ये जो इंडेक्स फिंगर है और जो थंब है उससे क्या करो? सॉकेट को थोड़ा सा स्लाइटली कंप्रेस कर दो। तो ये आपकी कौन सी एल्वियोलोप्लास्टी है? कंप्रेशन। इसमें पेशेंट को अलग से कोई भी एलए या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। तो ये तो अब आप कब कर सकते हो? जस्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन सॉकेट आर कंप्रेस्ड, by index finger and thumb। ठीक है, तो ये अब इसके बाद क्या होता है कि ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है, इसमें आपको कोई भी फ्लैप वगैरह हटाने की जरूरत नहीं है। पर अब कंडीशन ऐसी है कि हो सकता है कि पेशेंट को जैसे ये रिज है, अभी ये रिज पूरी क्या है? स्मूथ है, हो सकता है पेशेंट को यहाँ पे कोई एलिवेशन हो रिज में, ठीक है, रिज में कोई भी एलिवेशन है या कुछ भी क्या है? अंडर कट वगैरह है, तो उसके लिए आपको बोन को क्या करना पड़ेगा? एक्सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बोन को एक्सपोज करना है तो आपकी ये बोन किससे कवर होती है? जिंजाइवा से। किससे कवर है? जिंजाइवा। इसको आप क्या बोलते हो? म्यूकोपेरिओस्टियल फ्लैप। क्या होता है ये? म्यूकोपेरिओस्टियल फ्लैप। तो जैसे आप इस फ्लैप को ऐसे रिमूव करते हो, म्यूकोपेरिओस्टियल को, जब फ्लैप को ऐसे कट करके हटाओगे, ठीक है, रेस करोगे, तो आपकी बोन क्या होगी? एक्सपोज होगी। और जब बोन एक्सपोज होगी तो वहां पे जो भी एबनॉर्मलिटी है, एलिवेशन या डिप्रेशन है, उसको आप घिस के रॉन्जर से ऐसे वो करके या कट करके आप उसे क्या कर दोगे? स्मूथ कर दोगे, ठीक है। तो ये वाली जो सेकंड टेक्निक जो होती है एल्वियोलोप्लास्टी की, जो सर्जिकल टेक्निक होती है जिसमें आप फ्लैप रेस करते हो, ये तीन चीजों पे हो सकती है। या तो पेशेंट की सिंगल टूथ को भी इन्वॉल्व कर सकती है, या हो सकता है पेशेंट के मल्टीपल टूथ, मतलब ये जो बोनी एलिवेशन है हो सकता है सिर्फ तुम्हारे कैनाइन के पास हो, ठीक है, सिर्फ कैनाइन के पास बोनी एलिवेशन है तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? सिंगल टूथ एल्वियोलोप्लास्टी। अगर आपका बोनी एलिवेशन हो सकता है इस कैनाइन से लेके इस कैनाइन तक हो, राइट कैनाइन से लेके लेफ्ट पूरा बोनी एलिवेशन है, ठीक है, या कोई भी अंडरकट है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? मल्टीपल टूथ, ठीक। और अगर आप एल्वियोलोप्लास्टी होल मैंडिबल में परफॉर्म कर रहे हो, मतलब पेशेंट कैसा है? पूरा इडेंचुलस है, इडेंचुलस पेशेंट है, पूरे एक्सट्रैक्शन हो गया है, अब पेशेंट को क्या लगवाना है? सीडी लगवाना है, लेकिन उसकी पूरी ये जो आपका सॉकेट एल्वियोलर प्लेट है, हर जगह कहीं ना कहीं क्या है? बोनी एलिवेशन या अंडरकट है। तो पूरे ऑल ओवर मैंडिबल को कवर कर रहे हो या ऑल ओवर मैक्सिला को कवर कर रहे हो, तो वो आपकी कौन सी एल्वियोलोप्लास्टी हो जाएगी? इडेंचुलस में, ठीक है। तो ये जो सर्जिकल एल्वियोलोप्लास्टी होती है ये तीन जगह पे हो सकती है। सिंगल टूथ को इन्वॉल्व किया तो सिंगल टूथ, मल्टीपल को इन्वॉल्व किया तो मल्टीपल, और अगर पूरी इडेंचुलस पेशेंट में आप कर रहे हो तो कौन सी हो जाएगी? इडेंचुलस एल्वियोलोप्लास्टी, ठीक है। तो सेकंड जो आपका टाइप होता है सर्जिकल, सर्जिकल में आपका कौन सा हो जाता है? सबसे पहले तो आ जाती है सिंगल टूथ,
दूसरी है आपकी मल्टीपल और तीसरी है आपकी इडेंचुलस। ठीक है, सिंगल टूथ कैसे? अच्छा, आप लोगों को ये जो फ्लैप रेस करना बताते हैं, आप लोगों ने एक सुना होगा पेरियो वगैरह में भी, फुल थिकनेस फ्लैप और पार्शियल थिकनेस फ्लैप, सुना है? तो कोई आइडिया कि कब फुल थिकनेस बोलते हैं, कब पार्शियल थिकनेस? देखो, ये अपना म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लैप। म्यूकोपेरियोस्टियल मतलब जो आपकी ये पूरी जिंजाइवा है, कवरिंग है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है म्यूकस लेयर, ठीक है, और पेरियोस्टियल मींस क्या होता है? बोन के बाहर की जो कवरिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरियोस्टियम। क्या बोलते हैं उसको? पेरियोस्टियम। अगर आप फ्लैप ऐसा हटा रहे हो, मतलब जिंजाइवा ऐसे रिमूव कर रहे हो कि पूरी म्यूकोसा को रिमूव कर रहे हो, साथ में पेरियोस्टियम को भी रिमूव कर रहे हो, तो वो आपका कौन सा फ्लैप होता है? फुल थिकनेस। मतलब कोई भी जो फ्लैप होता है, फ्लैप में दो चीजें होती हैं, एक तो क्या होता है? म्यूकोसा, ठीक है, और म्यूकोसा में थोड़ा बहुत क्या रहता है? कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा इसमें क्या रहता है? पेरियोस्टियम। ठीक है, अगर सिर्फ आप इसे रिमूव कर रहे हो, म्यूकोसा प्लस कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट को, तो ये आपका कौन सा फ्लैप हो जाएगा? पार्शियल थिकनेस। ठीक है, इसमें बोन एक्सपोज नहीं होगी ज्यादा, क्योंकि जो बोन की कवरिंग है पेरियोस्टियम, उसे तो आपने रिमूव ही नहीं किया है, ठीक है। और अगर इन दोनों को रिमूव कर रहे हो, बोथ, तब आपका वो कौन सा फ्लैप हो जाता है? फुल थिकनेस फ्लैप। समझ आए? ये एमसीक्यू में भी पूछ लेता है कि व्हाट इज पार्शियल थिकनेस एंड व्हाट इज फुल थिकनेस। तो पार्शियल का जब आप म्यूकोसा तो हटा ही रहे हो, थोड़ा बहुत कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट भी रिमूव कर रहे हो, ठीक है, लेकिन फुल क्या हुआ कि म्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू तो है, साथ में आपने पूरा पेरियोस्टियम भी रिमूव कर दिया। मींस इनली अगर बोन को एक्सपोज करना है, अगर आपको बोन में कोई प्रोसीजर करनी है, तो उसके लिए आप कौन सा फ्लैप रेस करोगे? फुल थिकनेस फ्लैप। समझ आया? अब चाहे सिंगल हो, चाहे मल्टीपल, चाहे इडेंचुलस, सबसे पहले आपने पेशेंट को क्या दिया? एलए दिया। सबसे पहला प्रोसीजर क्या है? पेशेंट को क्या दोगे? उसको एलए दोगे। जो कॉमन है अभी वो बता देंगे। एलए दिया सबसे पहले पेशेंट को, ठीक है। एलए देने के बाद क्या करोगे आप? फ्लैप रेस करोगे। उसके पहले दोगे इंसीजन। इंसीजन क्या होता है? कट करोगे, ठीक है। अब देखो, अगर आपका सिंगल टूथ है, कैसा टूथ है? सिंगल, तो सिंगल आप में आप कैसा इंसीजन दोगे? सपोज इस टूथ का बोनी एलिवेशन है, आप कैसा इंसीजन दे दोगे? सिंपल हॉरिजॉन्टल, ऐसा, ठीक है। इस इंसीजन को आप क्या बोलते हो? क्रेविकुलर इंसीजन। कौन सा इंसीजन दोगे? क्रेविकुलर। क्रेविकुलर मींस ये जो आपका ये कॉलर है ना, इसके पास ये जिंजाइवा से कट की। क्रेविकुलर मतलब सर्विक्स, सर्वाइकल एरिया में आपकी जिंजाइवा कैसी होती है? इस शेप की होती है। तो आपने ये देखो, ये आपका टूथ है, ठीक है, तो आपने जिंजाइवा के पास कैसा कट दिया? अगर ऐसा इंसीजन दिया तो ये, ठीक है, इस तरह का इंसीजन दोगे, और इंसीजन देने के बाद जिंजाइवा को, यहाँ के म्यूकोपेरियोस्टियम को क्या कर दोगे? उठा दोगे, रेस कर दोगे। समझ आए? तो ये फ्लैप कौन सा हो जाएगा? आपका सिंगल टूथ।
सूचरी, पेशेंट को वापस भेज दिया। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी एल्वेओलोप्लास्टी हो जाती है? सिंगल टूथ एल्वेओलोप्लास्टी। समझ आया? कोई डाउट है? लिख लो। मल्टीपल में आपने क्या किया? पेशेंट को एलए दिया। ठीक है, अब सपोज पेशेंट की एल्वेओलोप्लास्टी आपको कहां से करनी है? कैनाइन टू कैनाइन। कहां तक करनी है? कैनाइन टू कैनाइन करनी है बाय चांस। ठीक है, तो आप क्या दोगे? सबसे पहले तो ये ऐसा इंसिजन दोगे, क्लेविकुलर। ठीक है, और फिर ये वाला इंसिजन, इसको क्या बोलते हैं? रिलीविंग इंसिजन। कौन सा इंसिजन? रिलीविंग। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा? देखो ऐसा इंसिजन दिया है तो फ्लैप रेस करना क्या रहेगा? थोड़ा सा आसान रहेगा। आपने सीधे यहाँ से कट हुआ, फ्लैप को उठा दिया, म्यूकोपेरियोस्टियल, आपकी बोन क्या हो जाएगी? एक्सपोज। मतलब मान लो आपके ये आपके मल्टीपल टूथ, तो पहले आप कैसा इंसिजन दोगे? ऐसा। ठीक है, फिर आपको यहाँ से यहाँ तक का एल्वेओलोप्लास्टी करनी है, तो ये आपने कैसा इंसिजन दे दिया? रिलीविंग इंसिजन दोनों साइड पे। ठीक है, और फिर उतना फ्लैप क्या कर दिया? रेस कर दिया, और रेस करने के बाद सेम वही फ्लैप रेस किया, रेस करने के बाद क्या किया? वही फाइनल लॉन्जर से जो भी एलिवेशन है या अंडरकट है जो भी है, उसकी क्या की? पूरी कंटूरिंग की, और फिर फ्लैप प्लेस किया, सूचरी। मतलब इसमें आपने ये इंसिजन तो दिया। ठीक है, इसके साथ आपने और कौन सा इंसिजन दिया है? प्लस रिलीविंग इंसिजन। कौन सा इंसिजन इसे बोलते हैं? रिलीविंग इंसिजन। रिलीविंग बोल दो, रिलीजिंग बोल दो, कुछ भी। क्यों? क्योंकि आप इसमें लार्ज एरिया रिमूव कर रहे हो। ठीक है, लार्ज फ्लैप हटा रहे हो, तो उसके लिए यहाँ से भी इंसिजन देना जरूरी रहता है, जिससे रिमूवल क्या होगा? इजीली होगा। ठीक है, तो ये बाकी पूरी प्रोसीजर सेम है। ठीक, अब नेक्स्ट आपका हो जाता है मल्टीपल से ही ऐसे ही क्या हो जाएगा आपका? ईडेंचुलस। ठीक है, बस ईडेंचुलस में क्या होता है? पहले आप वेट करते हैं, मतलब कोई पेशेंट ऐसा है जिसका कैसा हुआ है? फुल माउथ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, मतलब उसके जितने भी टूथ थे रिमेनिंग ऑल आर रिमूव्ड, और अब पेशेंट के माउथ में कोई भी टूथ नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? जब पेशेंट पूरा फुल माउथ एक्सट्रैक्शन का है, उसके बाद पेशेंट का क्या करोगे? वेट मींस सॉकेट को क्या करोगे? हील होने दोगे। उसके लिए आप वेट करोगे, लगभग 6 to 8 वीक्स का वेट करते हैं। वैसे किसी किसी की अगर हीलिंग प्रोसेस फास्ट है तो आप 15 या 20 डेज में भी कर सकते हो। ठीक है, पर जनरली कितने दिनों का वेट करते हैं? 6 to 8 वीक्स तक का। पूरा फुल माउथ एक्सट्रैक्शन हुआ, 6 to 8 वीक्स का क्या दोगे? गैप दोगे। पेशेंट के सॉकेट को प्रॉपर्ली क्या होने दोगे? हील होने दोगे। ठीक है, उसके बाद तब तक पेशेंट को क्या बोलोगे कि मसाज करो, जिंजाइवल मसाज। तो जिंजाइवल मसाज से क्या होगा कि जो थोड़े बहुत उसके जो हैं एबनॉर्मलिटी हैं, वो मसाज से क्या हो जाएंगी? हल्की सी कम हो जाएंगी जिंजाइवल मसाज से। और उसके बाद जो भी रिमेनिंग एबनॉर्मलिटी है, उसके लिए आप फिर से क्या करोगे? सपोज पूरी एबनॉर्मलिटी है तो सेम वैसे ही आप पहले क्या दोगे? क्लेविकुलर इंसिजन। ठीक है, ये ठीक, और फिर यहाँ पे क्या दे दिया? रिलीविंग, और पूरा फ्लैप प्लेस किया, कंटूरिंग की, वही बोन फाइन लॉन्जर से फ्लैप प्लेस किया, सूचरी किया, इरिगेट करके पेशेंट को भेज दिया। ठीक है, तो ये होता है आपका ईडेंचुलस। पर ईडेंचुलस में आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा कि सॉकेट क्या हो जाए? अच्छे से हील हो जाए। समझ आया? ठीक है, और उसके लिए तब तक पेशेंट को क्या बोलो?
उन्होंने ऐसा मेथड डिस्कवर किया जिसमें लेबियल और लिंगुअल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा कि बोन रिमूव करने को बोला इंटरसेप्टल बोन। ये बोन आपकी कौन सी होती है बीच वाले? इंटरसेप्टल बोन। उन्होंने क्या बोला कि इस इंटरसेप्टल बोन या इसी को आप क्या बोलते हो? मेडुलरी। कौन सी बोन है ये? मेडुलरी। उन्होंने ये बोला कि आप लेबियल और लिंगुअल को मत करो क्योंकि हो सकता है वो फ्रैक्चर हो जाए, कुछ भी है, तो उसकी जगह आप किसको सैक्रिफाइस करो? मेडुलरी बोन को, क्योंकि मेडुलरी जो बीच वाली सॉकेट की बोन है इसका अपने को इतनी जरूरत नहीं है आफ्टर एक्सट्रैक्शन। तो उन्होंने ये बोला कि प्रोसीजर इसमें करने की जरूरत नहीं है। जबकि अभी तक अपन सारे प्रोसीजर किसमें कर रहे थे? लेबियल या लिंगुअल पे, कॉर्टिकल प्लेट्स में, पर उन्होंने अब बोला कि मेडुलरी बोन को सैक्रिफाइस करो, ठीक है। तो मेडुलरी बोन को सैक्रिफाइस करने के लिए जो प्रोसीजर दिया था वो कौन से साइंटिस्ट थे? डीन्स। डीन्स प्रोसीजर। डीन्स ने क्या बोला? सबसे पहले पेशेंट का एक्सट्रैक्शन हुआ, ठीक है। एक्सट्रैक्शन के बाद क्या हो गई? हीलिंग हो गई, ठीक है। सॉकेट भी क्या हो गई? हीलिंग हो गई। सॉकेट की हीलिंग के बाद ये मान लो ये तो बोन है, अब इसके ऊपर पूरी क्या है? जिंजाइवा है, क्या? सॉकेट जब हील होते हैं, अभी तो ये आपके सॉकेट खाली दिख रहे हैं, पर हीलिंग के बाद देखना कि वहां भी क्या हो जाती है? सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ। मतलब जो सॉकेट अभी आपके ऐसे ये खाली सॉकेट है, ठीक है, ग्रोथ के बाद उसके ऊपर भी यहाँ क्या बन जाएगी? जिंजाइवा की लेयर, म्यूकोसा की लेयर आ जाती है। तो सॉकेट ऐसे क्या हो जाते हैं? पैक हो जाते हैं। ये आपका सॉकेट है और ये ऊपर जिंजाइवा से क्या हो गया? पैक हो गया, ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने क्या बोला डीन्स ने कि सबसे पहले तो भाई एलए दो, या जो भी आप एलए जी के अंडर कर रहे हो, वैसे मेनली एलए में हो जाते हैं। पेशेंट को एलए दिया, एलए देने के बाद भाई पहले कौन सा इंसीजन दो उसकी यहाँ? क्रस्ट में, भाई क्लेविकल में इंसीजन दिया। और कौन सा इंसीजन दिया आपने? भाई इंसीजन सेम वैसे ही है, रिलीजिंग, ठीक है। यहाँ का फ्लैप अलग कर दिया, लिंगुअल साइड का फ्लैप अलग कर दिया, दोनों साइड के फ्लैप क्या कर दिए? रेस कर दिए। जब दोनों साइड के फ्लैप रेस किए तो आपके सॉकेट क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अब जब आपके सॉकेट ओपन हो गए तो आपने क्या लिया? वही बोन लॉन्चर, ठीक है। बोन लॉन्चर लिया और उसकी हेल्प से, या फिर आप बल्क वगैरह की भी हेल्प से कर सकते हैं, एरोटर से, उससे आपने क्या किया? ये जो भी आपको दिख रही है इंटरसेप्टल बोन, ठीक है, इस पूरी इंटरसेप्टल बोन को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, ठीक। मान लो ये आपकी मैंडिबल है या मैक्सिला है, कुछ भी है, ये मैं आपको क्या दिखा रही हूँ? ये आपकी क्या है? इंटरसेप्टल बोन, और ये बीच में सॉकेट है, ठीक है। ये आपकी इंटरसेप्टल बोन है। ये ठीक है, इंटरसेप्टल बोन है। तो इन्होंने क्या बोला कि लॉन्जर की हेल्प से पूरी इंटरसेप्टल बोन को क्या कर दो? रिमूव कर दो। तो जब ये पूरी इंटरसेप्टल बोन को रिमूव कर देंगे, बाय चांस ये रिमूव करते जा रहे हैं, तो ये कैविटी क्या होती जा रही है? खाली होती जा रही है, एम्प्टी। तो ये पूरा मेडुलरी एरिया क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। अब ये खाली जगह, अब आप इस बोन को क्या कर सकते हो? जब ये जगह खाली है तो ये बोन को कंप्रेस कर सकते हो, दोनों कॉर्टिकल प्लेट्स को। तो आप क्या करोगे? आप लेबियल कॉर्टिकल प्लेट में हल्का सा वर्टिकल क्या मारोगे? कट। किसमें कट मार रहे हो आप? बोन में क्या करोगे? वर्टिकल कट करोगे। वर्टिकल कट जैसे नहीं है, हल्का सा कट किया जिससे बोन क्या हो जाएगी? वहां से थोड़ी सी वीक हो जाएगी, ठीक है। आपको मान लो यहाँ से यहाँ तक एब्नॉर्मलिटी है, ठीक है, एलिवेशन है, आगे साइड है, तो आपने कट किया। कट करने के बाद इस लेबियल कॉर्टिकल प्लेट को क्या करोगे? पकड़ के कंप्रेस करोगे। तो कंप्रेस जब किया, ये कट है, ठीक है, कट किया। अब जब इस लेबियल कॉर्टिकल प्लेट को कंप्रेस करोगे तो ये कंप्रेस होगी, तो ये देखो मेडुलरी स्पेस में कंप्रेस हो रही है, तो जो भी यहाँ का एलिवेशन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब आपने एलिवेशन
कंटूरिंग कर दी। लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा सा कैसा है, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या है, टफ है। क्योंकि देखो, एक तो आप मेडुलरी बोन को भी हटाओ, एक तो आप सेप्टल बोन भी हटा रहे हो, और ऊपर से आपको अल्टीमेटली लेबियल को तो अंदर करना ही पड़ रहा है थोड़े से कट देके। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर कैसा है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। पहले आपको यहाँ की बोन हटानी पड़ेगी, ठीक है, और यहाँ की बोन हटाने के बाद इसमें दो ऐसे कट देने पड़ेंगे बोन में, ठीक है, रॉन्जा की हेल्प से या बल की हेल्प से। और उसके बाद जो कॉर्टिकल प्लेट्स हैं उनको क्या करोगे, कंप्रेस करोगे। तो वो जो यहाँ पे जो भी एलिवेशंस वगैरह हैं वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या बोला, डीन्स एल्वियोलोप्लास्टी। इसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगी। ये देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ डीन्स एल्वियोलोप्लास्टी। ठीक है, ये उसी का क्या हो गया है, मॉडिफिकेशन हो गया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने भी सेम यही बोला। मॉडिफिकेशन क्या कि इसमें भी सबसे पहले क्या रिमूव करो, मेडुलरी बोन रिमूव करो। मेडुलरी बोन दो या इंटरसेप्टल बोन दो, एक ही बात है, सेम थिंग, ठीक है। इन्होंने भी क्या बोला कि सबसे पहले तो क्या करो, वही पेशेंट को एले दियो, ठीक है, एले देने के बाद इंसीजन दिया। कौन सा इंसीजन, एक तो पूरा अपना क्लेविकुलर, और दूसरा कौन सा दिया आपका, रिलीजिंग इंसीजन। उसके बाद फ्लैप रेस किया म्यूकोपेरिओस्टियल। फिर क्या किया, जब फ्लैप रेस किया तो आपकी क्या एक्सपोज हो गई, अल्वियोलर क्रस्ट सॉकेट। इंटरसेप्टल बोन को रिमूव किया। अब रिमूव करने के बाद देखो बेटा, ऐसा हो सकता है, देखो कोई भी चीज को जब आप कंप्रेस कर रहे हो, डीन्स में जैसे कंप्रेस किया, तो कंप्रेस करने में हो सकता है एक साइड से ज्यादा कंप्रेस हो गई, एक साइड से कम। मतलब ये कंप्रेशन कैसा हो सकता है, जब आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, प्रेशर दे रहे हो सकता है इस साइड से ज्यादा कंप्रेस हो गई, एक साइड से ज्यादा कंप्रेस हो गई तो ऐसी हो गई, और दूसरे साइड से कम कंप्रेस हुई तो ऐसे। ऐसा भी कंप्रेशन हो सकता है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट हो सकता है, प्रॉपर शेप में नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला कि जब आप मेडुलरी बोन को रिमूव करो तो बीच में पहले एक क्या लगा दो, डिस्क लगा दो। क्या लगा दो, ऐसे राउंड सी डिस्क। जैसे आपने ये मेडुलरी बोन को रिमूव किया, अब यहाँ पे एक ऐसे यू शेप की क्या ऐड कर दो, डिस्क, ठीक है। कहाँ पे ऐड, कितने एरिया पे रखो, जहां तक आपको क्या करना है, कंप्रेशन करना है। डिस्क को ऐड कर दिया। अब डिस्क को ऐड करने के बाद वही कॉर्टिकल प्लेट में क्या करो, फ्रैक्चर करो, ठीक है। फ्रैक्चर करने के बाद लेबियल कॉर्टिकल प्लेट को क्या करो, कंप्रेस करो, ठीक है। कंप्रेस किया तो कंप्रेस करने के बाद ये जो कॉर्टिकल प्लेट है, ये इस डिस्क की वजह से प्रॉपर इसी शेप में क्या होगी, कंप्रेस होगी ऐसे। ठीक है, और फिर डिस्क को क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। और रिमूव करने के बाद बस फ्लैप को प्लेस बैक कर दो और सुचरिंग कर दो। तो इन्होंने जो कंप्रेशन किया, कंप्रेशन के पहले वहां पे इन्होंने क्या ऐड कर दी, डिस्क ऐड कर दी, ठीक है। तो वो डिस्क के कारण क्या हुआ, प्रॉपर कंप्रेशन हुआ। और उसके बाद जब कंप्रेस हो जाए बोन तो डिस्क को हटा दो, ठीक है। तो उससे जो आपका कंप्रेशन होगा वो हर साइड से कैसा कंप्रेशन होगा, इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि अनइक्वल हो रहा है, ठीक है, या फिर प्रॉपर स्मूथली कंप्रेशन नहीं होता है। तो सेम वही था, डीन्स का मॉडिफिकेशन ही है ये। बस इस पे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मेडुलरी स्पेस में पहले ये क्या ऐड कर दी, डिस्क ऐड कर दी, और उसके बाद कॉर्टिकल प्लेट को फ्रैक्चर किया और उसको क्या किया, कंप्रेस किया। जब वो प्रॉपरली डिस्क के शेप में कंप्रेस हो गई तो फिर हटा के सुचरिंग करके पेशेंट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये होता है उसी का मॉडिफिकेशन। तो यहाँ से आपकी सारी एल्वियोलोप्लास्टी की जो टेक्निक्स होती हैं वो खत्म होती हैं। सबसे पहली टेक्निक आपकी कौन सी थी, सिंपल वाली आपकी कौन सी थी, मेनली कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन क्या कि इमीडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन आप क्या करो, आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब से
बोन भी रिमूव नहीं करनी है। मतलब जो आपकी साउंड बोन है, अच्छी बोन है, उसको क्या करना है, प्रिजर्व करना है। ये नहीं कि आपने इतनी ज़्यादा कंटूरिंग कर दी कि आपने जैसे नहीं कैविटी बनाते टाइम कभी कभी नहीं ओवर कैविटी ज़्यादा कर दी, तो क्या हो गया, आपने नॉर्मल टूथ स्ट्रक्चर को भी क्या कर दिया, लॉस किया। इसी तरह आपको ओवर कटिंग नहीं करनी है, बोन की कंटूरिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी है कि साउंड बोन भी आपकी क्या हो जाए, डिफेक्ट। क्योंकि जो मेन होती है बोन, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कटिंग कर दोगे तो आपकी कॉर्टिकल प्लेट्स क्या हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी, और थिन हो जाएंगी तो फ्रैक्चर होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। फ्रैक्चर भी बढ़ेगा, साथ में थोड़ा रिजॉर्प्शन भी होगा। ठीक है, तो ये तो दो मेन प्रिंसिपल क्या है कि एक तो एल्वियोलोप्लास्टी ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि प्रोस्थेसिस का क्या मेंटेन है, फंक्शन और एस्थेटिक, टू मेंटेन फंक्शन एंड एस्थेटिक ऑफ प्रोस्थेसिस। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है, प्रिजर्व साउंड बोन। साउंड बोन को भी क्या करना है, प्रिजर्व करना है, मींस ओवर कंटूरिंग नहीं करनी है। ठीक है, सो दीज